हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले के केमिस्ट्री वीडियो में रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया था कि कैसे संतुलित करते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ये मान लीजिए रासायनिक समीकरण है, इससे सूचना क्या क्या मिल रहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल वीक स्टडी सेंटरटेन में आप सबका स्वागत है। आशा करता सब मजे में होंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, ताकि सबको पता हो सके कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या जानकारियां मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या सूचना मिल रहा है रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला दिया हुआ है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा है, यह बताता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। यह यही बताता है कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं और क्रिया करके कौन कौन सा पदार्थ बना रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। 3 नंबर है, यह अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। यह परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी भी देता है। 4 नंबर दिया हुआ है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मोल क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बता देंगे। 5 नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, द्रव्यमान भी बताता है। 6 नंबर है, यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी भी देता है ये। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। हाँ, हमारा समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना देता है। तो N2 और प्लस 3H2 क्रिया करके 2NH3 बनाता है, 2NH3 बनाता है। तो N से हमको पता चलता है, संकेत से, ये N है, संकेत है, N से पता चलता है कि ये नाइट्रोजन है और H2 से पता चलता है कि हाइड्रोजन है। N2 से पता चलता है कि नाइट्रोजन है और H2 से पता चलता है कि हाइड्रोजन है, और ये दोनों क्रिया कर दिया, ये मतलब हमारा उत्पाद मिल गया, उत्पाद बना NH3, 2NH3 से हम लोग को पता चलता है कि ये अमोनिया है, यह अमोनिया है। नाइट्रोजन में परमाणु संख्या कितना है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, इसका परमाणु संख्या 2 है, तो इसको पता चल गया नाइट्रोजन में परमाणु संख्या कितना है, 2 है। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या क्या है, हाइड्रोजन H2 है, साथ में 2 साथ में है, और ये 3 गुना के रूप में है, तो गुना कर देंगे इसको, 3 और 2 को गुना कर देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो H2 में परमाणु संख्या कितना है, 6 है परमाणु। इसमें परमाणु नहीं है क्योंकि ये यौगिक है, ये 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक है। इसमें अणु की संख्या है, अणु यानी कि जो आगे लगता है, अणु यानी कि यौगिक और तत्व के आगे जो लगता है संख्या गुणा के रूप में जो होता है उसको अणु बोलते हैं। ये 2 आगे लगा हुआ है, तो ये 2 यहाँ पर अणु हो जाएगा, इसमें अणु हो जाएगा। इसमें भी अणु है, 3 अणु है, इसमें आगे 3 लगा हुआ है, तो इसमें भी अणु 3 है। यहाँ लिखे नहीं है, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। और N2 में भी अणु 1 दिया हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसमें भी 1 दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार मोल भी होता है, मोल अणु की बात ही होता है, इसमें भी आगे 1 लिखा हुआ है, तो ये मोल है, 1 मोल है। इसमें आगे 3 लिखा हुआ है, H2 के आगे 3 है, तो ये 3 मोल है। और NH3 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मोल हो जाएगा। अणु और मोल समान होता है, एक समान बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये तत्व के आगे लगते हैं। अब यहाँ पर ग्राम के बारे में, भार के बारे में पूछ रहा है। आप सबको बता दें हम कि नाइट्रोजन का जो एक परमाणु है वो 14 ग्राम का होता है। 14 ग्राम का एक परमाणु इसका 14 ग्राम का होता है, तो इसमें परमाणु 2 दिया हुआ है, यहाँ पर इसका परमाणु 2 दिया हुआ है, तो 14 में 2 से गुना कर देंगे, 2 परमाणु है, तो 14 दूना का 28 ग्राम हो जाएगा, ये 28 ग्राम का हो जाएगा।
और हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम का ही होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु 1 ग्राम का होता है। तो इसमें 2 परमाणु दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है यहाँ पर नीचे में, और 3 परमाणु यहाँ पर आगे लगा हुआ है मोल के रूप में। तो इसमें गुना कर देंगे, 3 दूना का 6, यानी कि ये 6 ग्राम का हो जाएगा। ये कितने ग्राम का? 6 ग्राम का हो जाएगा। अमोनिया में कितने ग्राम है? अमोनिया में देखते हैं, यानी नाइट्रोजन का एक परमाणु 14 ग्राम का होता है, तो यहाँ पर 2 आगे लगा हुआ है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 दूना के 28 हो जाएगा। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 3 पहले है, तो ये 2 जो है ये एन के साथ भी है और एच के साथ भी है, तो 3 दूना के 6, यानी कि हाइड्रोजन 6 को इसका परमाणु संख्या 6 है, यानी कि 6 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो ये 34 ग्राम हो जाएगा। ये इसका 34 ग्राम अमोनिया जो है 34 ग्राम के बराबर होता है। ग्राम के बारे में हम लोग समझ लिए। आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है? नाइट्रोजन जो है 1 आयतन के बराबर होता है, यानी कि इसके आगे 1 दिया हुआ है, इसकी अणु संख्या 1 है, तो इसलिए ये 1 आयतन है। और इसका अणु संख्या 3 है, तो ये 3 आयतन है। और इसका अणु संख्या 2 है, तो ये 2 आयतन है। मतलब अणु आयतन जो है अणु पर निर्भर करता है, जितना अणु रहेगा उसका उतना ही आयतन होगा। अब एसटीपी क्या होता है? एसटीपी मतलब होता है सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। एसटी के आधार पर भी इसका हम लोग भार निकालते हैं। यहाँ भार इसका 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम है ना, तो ये लीटर में भी भार दे दिया गया है। लीटर में भार कितना होता है एसटीपी पर? एसटीपी पर भार क्या होता है? नाइट्रोजन का एसटीपी भार क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। नाइट्रोजन का 22.4 लीटर। अगर इसमें परमाणु कितना है, सॉरी, इसमें अणु कितना है? अणु जितना रहेगा उसमें 22.4 लीटर में गुना कर देंगे। इसमें अणु की संख्या 1 है, इसीलिए 22.4 लीटर में अगर 1 से गुना करें तो उतना ही आ जाएगा। तो इसमें इसका लीटर जो है, इसका एसटीपी जो भार हो जाएगा 22.4 लीटर ही हो जाएगा। और इसका जो है 3 दिया हुआ है आगे, तो इसका भार H2 का भार 22.4 लीटर हो जाएगा। और आगे इसका अणु की संख्या 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुना करके यहाँ पर आप सब लिख दीजिएगा नीचे में बराबर देके। इसमें लीटर देखते हैं, अमोनिया का लीटर देखते हैं। अमोनिया में लीटर हो जाएगा 22.4 है। इसका अणु की संख्या 2 दिया हुआ है, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद यहाँ पर लीटर आप सब लिख दीजिएगा, यहाँ बराबर देख लिख दीजिएगा, इतना लीटर हो जाएगा। यही सब जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, इतना ही, यानी कि एगो समीकरण से इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जानकारी मिल जाता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हम लोग को होता है, ये टॉपिक दिया हुआ है। ये टॉपिक दिया हुआ है, पहला है इसमें, इससे समय एवं कागज की बचत होती है। रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो ये कागज और समय की बचत करती है। रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो नहीं लंबा जाएगा, क्योंकि वो हिंदी में लिखा रहता है, और उसको संकेत में कर देंगे तो हम जल्दी भी लिख देंगे और कागज की बचत हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों को द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जाती है। जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसका द्रव्यमान आयतन कितना होता है, उस सब हम लोग जानकारी अच्छे से ठीक ठीक से मिल जाता है। 3 नंबर है, सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, अतः रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। 3 का कहने का मतलब है, जितना भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें संकेत हर जगह एक ही रहता है। मान लो H यहाँ पर यूज कर रहे थे, H अमेरिका में भी यूज करेंगे, मतलब हर जगह एक ही संकेत यूज होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती है। समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को कैसे अधिक उपयोगी बनाते थे? रासायनिक समीकरण को तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन इसको अधिक उपयोगी बनाना है। उपयोगी होगा, लेकिन अधिक उपयोगी कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का जो पहला नंबर है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। यहाँ पर जे काट दीजिएगा, ये जे इस तरह लिखा गया है। ठोस यानी कि सॉलिड, ठोस को हम लोग एस से संकेत करेंगे, द्रव्य को लिक्विड यानी कि एल से संकेत करेंगे, गैस जो है गैसीय अवस्था में रहता है यानी कि इसको जी से संकेत करेंगे, जलीय विलयन को ए क्यू से संकेत करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। ये एक समीकरण दे दिया गया है, CaCO3 दिया हुआ है, जो कि ये एस लिखा हुआ है इसके सामने, तो ये क्या होगा, सॉलिड अवस्था में। CaCO3 जो तत्व है, ये वाला यौगिक है, ये सॉलिड अवस्था में है। अब इसको खंड करेंगे तो CaO बना रहा है, और
H2O बना रहा है। तो CaO जो बना रहा है वो सॉलिड अवस्था में, क्योंकि इसके आगे S लिखा हुआ है, तो इसलिए इससे पता चल गया है कि ये सॉलिड अवस्था में है। O2 हम लोग को पता होता है O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, इसलिए इसके आगे G लिखा हुआ है। तो G से भी हम लोगों को पता चल गया कि इससे गैस निकलता है। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर Zn के सामने S लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि Zn जो है वो सॉलिड अवस्था में है। H2SO4 जो है ये जलीय विलयन में है, यानी कि इसके सामने A क्यों लगा हुआ है, तो ये जलीय विलयन है। ये दोनों क्रिया करके ZnSO4 बनाता है और H2 बनाता है। तो ZnSO4 जो बनाता है ये जलीय विलयन में रहता है, क्योंकि इसके सामने क्या लगा हुआ है, इसके आगे AQ लगा हुआ है प्लस H2 हम लोग को पता रहता है कि गैस में रहता है हाइड्रोजन, तो ये इसके सामने G लिखा हुआ है, इसके सामने G लिखा हुआ है, तो इससे पता चल गया कि ये गैस में बन गया है। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है, इसका दूसरा उपयोग है, अधिक उपयोग बनाने का दूसरा जो नियम है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। 2 नंबर दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी कैसे मिलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए समीकरण के दाईं ओर यानी कि उत्पाद में ऊष्मा प्लस लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, तो उत्पाद में प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उत्पाद में कहीं भी आपको दिख जाएगा कि प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, तो पता चल जाएगा कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे दिया हुआ है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर का मतलब अभिकारक में अगर प्लस ऊष्मा कहीं भी दिख जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उत्पाद के लिए ऊष्माशोषी क्या हो जाएगा? प्लस ऊष्मा। उत्पाद में अगर रहेगा तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, और अभिकारक में रहेगा तो ऊष्माशोषी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समझ में आ गया। 3 नंबर में यहाँ दिया हुआ है गैस के निकलने की जानकारी। 3 नंबर गैस के निकलने की जानकारी देता है। यदि अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह ये वाला एरो का साइन दे दिया जाता है। यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4 क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। तो H2 क्या है? गैस है। तो गैस रहेगा तो वो ऊपर उड़ेगा तो ये उड़ने वाला साइन लगा दिया है, तीर का निशान लग गया। तो गैस ऊपर जाएगा तो ऊपर लगा दिया इसका साइन। 4 नंबर है, अवक्षेप बनने की जानकारी। अवक्षेप मतलब कचरा होता है, अवक्षेप बनने की जानकारी देता है। यदि अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अलग होता है तो उस प्रतिफल संकेत सूत्र के बाद ये तीर वाला यानी कि ये तीर डाउन का दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, AgNO3 प्लस HCl। AgNO3 क्रिया करके HCl के साथ क्रिया करके AgCl और HNO3 बनाता है, HNO3 बनाता है। तो AgCl जो है वो क्या अवक्षेप बनाता है, मतलब कचरा बनाता है, इसीलिए इसके आगे तीर डाउन का लगा दिया गया, एरो डाउन का लगा दिया साइन। एरो डाउन का साइन कहाँ जहां भी रहेगा समझ लीजिएगा वो कचरा है, यानी कि अवक्षेप है, और ऊपर की तरफ होगा एरो का मुंह जो है ऊपर की तरफ होगा, तो वो सोच लीजिएगा क्या है? गैस से निकल रहा है, मतलब वो गैस है। 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशा में निर्देशित 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं। 2 तीर दिए जाते हैं, ये समीकरण है, इसमें 2 चिन्ह देना भूल गए हैं। अब यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर एक ऐसे हो जाएगा और एक इस तरफ से हो जाएगा। इसको अच्छे से हम लोग करते हैं, थोड़ा पतला ले लेते हैं। एक इस साइड से जाएगा तीर और एक इस साइड से जाएगा। ये तीर चिन्ह लगा लीजिएगा आप लोग। ये तीर चिन्ह जो है उत्क्रमणीयता को दर्शाता है, उत्क्रमणीयता को दर्शाता है यही चिन्ह। यानी कि इस चिन्ह से पता चलता है कि समीकरण जो भी हो अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक को क्रिया करेंगे तो ये मिलेगा और उत्पाद को अगर खंड करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब दोनों तरफ से उल्टा सीधा करेंगे तो हम लोग को वही तत्व वापस मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक। 5 उपयोग पढ़ लिए हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं।
उन्हें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ लेते हैं। C+O2 ये दो है, दो तत्व है। C और O2 क्रिया करके CO2 बना दिया, एक नया पदार्थ बना दिया गया। मतलब अभिक्रिया अभिकारक में कितने भी तत्व हो, यानी कि दो से अधिक तत्व होने चाहिए और दोनों क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2Mg+O2 क्रिया करके बनाता है 2MgO बना देता है। तो ये दो तत्व मिलके एक पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसको बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है Fe और S, Fe और S क्रिया करके FeS बना देता है। 2CO+O क्रिया करके 2CO2 बना देता है। 2SO2 O2 के साथ क्रिया करके 2SO3 बना देता है। 2SO3 कैसे बना दिया, यहाँ पर दो O जो है, यहाँ पर O का परमाणु संख्या 2 है, अब आगे भी इसका 2 है, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पर 2 का परमाणु संख्या 2 है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना के रूप में 2 है और 3 यहाँ पर परमाणु रूप में, अणु के रूप में है। तो 3 और 2 को गुना करके कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये भी 6 हो जाएगा। O में इसका भी अणु संख्या 2 6 हो गया परमाणु संख्या, और इसका भी, इसमें भी उत्पाद में भी परमाणु संख्या 6 हो गया। समझ में आ गया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि कोई भी तत्व हो, कितने भी तत्व हो, दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जस्ट संयोजन का उल्टा हो गया है। अभी खंड होगा, CaCO3 जो है, इसको खंड करेंगे तो दो या दो से अधिक तत्व बनना चाहिए। ये पदार्थ हो गया, यौगिक है, ये यौगिक हो गया, ये यौगिक को अगर खंड करेंगे तो दो या दो से अधिक तत्व में बंटना चाहिए, बंट जाएगा तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो CaCO3 को खंड किया तो CaO मिल गया प्लस O2 मिल गया, और जो O2 है वो गैस निकल रहा है, इसीलिए तीर ऊपर की ओर इसका मुंह हो जाएगा, तो इससे पता चलेगा ये गैस है। दूसरा है 2KClO3। 2KClO3 ये यौगिक है, इसको हम खंड करेंगे तो 2KCl बनेगा और प्लस 3O2 बनेगा, 3O2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है उड़ेगा, गैस है, तो इसीलिए तीर का चिन्ह जो है ऊपर लगा हुआ है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ को क्रिया कराएंगे तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक को तोड़ेंगे तो दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें 3 नंबर दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर खुद उसके स्थान पर आ जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। पहला दिया हुआ एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो उन्हें एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है ए जो है एक्स का स्थान ले लेता है, ए जो है एक्स का स्थान ले लेता है, मतलब ए जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और एक कम क्रियाशील तत्व है। अभी हम विस्थापन अभिक्रिया में बताए हुए हैं वैसे भी क्रिया अभी हम विस्थापन अभिक्रिया में यहाँ बताए हुए हैं, यहाँ पर जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर खुद उसके स्थान पर आ जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व ए था और कम क्रियाशील तत्व एक्स था, तो ये ए जो है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर खुद उसके स्थान पर आ जाता है, खुद उसके स्थान पर आ जाता है यहाँ पर। तो ए जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और एक्स कम क्रियाशील तत्व है, तो एक्स ए जो है एक्स को विस्थापित कर दिया, ए एक्स को विस्थापित मतलब अलग कर दिया और ए एक्स का स्थान ले लिया, तो वाई ए के साथ रह गया, तो ए वाई प्लस एक्स हो गया, एक एक्स विस्थापन हो गया। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल से
Fe प्लस CuSO4 दिया हुआ है, तो Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व है। तो Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया और Cu की जगह पर अपने आ गए यहाँ पर, तो Fe प्लस FeSO4 हो गया प्लस Cu विस्थापित हो गया, मतलब Cu अलग हो गया। यहाँ पर भी दिया हुआ है Cu अधिक क्रियाशील तत्व है, Cu जो है 2Ag को विस्थापित कर देता है, 2Ag को विस्थापित कर देता है और 2Ag का स्थान अपने 2Ag का स्थान पर बैठ जाता है। यहाँ Cu अधिक क्रियाशील तत्व है और 2Ag कम क्रियाशील तत्व है, इसीलिए Cu 2Ag को विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक तत्व विस्थापन हो रहा है, एक तत्व विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर दे जिंक प्लस CuSO4, जिंक यानी कि Zn प्लस CuSO4 दिया हुआ है, तो Zn यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu कम क्रियाशील तत्व पड़ रहा है, तो Zn जो है Cu के स्थान पर आ गया और Cu विस्थापन हो गया, Cu विस्थापन हो गया, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu हो गया, तो Cu विस्थापन हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, इस समीकरण में Cl जो है Cl2 जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए Cl जो है Br को विस्थापित करता है, Br को अलग कर देता है, तो इसलिए Cl जो है Br की जगह पर बैठ जाता है, तो हो जाता है 2NCl प्लस Br2 हो जाता है, बच जाता है। दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को ही हम लोग उभय विस्थापन कहते हैं। दिया हुआ है वैसे विस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो समूहों का विस्थापन एक साथ होकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो समूहों का विस्थापन हो रहा है, दो समूहों का विस्थापन हो रहा है। ए जो है इन दोनों में से अधिक क्रियाशील तत्व बढ़ रहा है, मतलब x जो है x की अपेक्षा कम है, तो इसीलिए x का स्थान ए ले लेता है, ये बन गया XY हो गया। और B जो है यहाँ पर B भी अधिक क्रियाशील तत्व पड़ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर Y कम क्रियाशील तत्व है, B ज्यादा, X ज्यादा है B से ज्यादा है, इसलिए B जो है Y को कम विस्थापित करेगा, क्योंकि B से कम Y है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा BX हो जाएगा, BX हो जाएगा, BX हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, Ag जो है यहाँ पर NaCl में से Ag जो है N पर भारी पड़ जा रहा है, मतलब Ag के N जो है Ag की अपेक्षा कम है, Ag की अपेक्षा कम है, तो Ag Na का स्थान ले लेता है, तो हो जाता है AgCl हो जाता है। ये अवक्षेप बना रहा है, इसलिए एरो डाउन का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, अवक्षेप बना मतलब कचरा बना रहा है, प्लस और यहाँ पर Ag का स्थान क्या लेता है, Na ले लेता है, Ag का स्थान A ले लेता है, तो यहाँ पर NaCl NaNO3 बन जाता है, NaO3 बनता है, यहाँ पर एक दूसरे का स्थान यहाँ पर बदल जा रहा है, तो ये दो समूहों का विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, दो समूहों का विस्थापन हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2Cl, यहाँ पर स्मॉल लिखा गया, यहाँ पर कैपिटल C हो जाएगा, कैपिटल C कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर BaCl2 प्लस Na2SO4 दिया हुआ है, तो Ba जो है Na2 का स्थान ले लेता है और Na2 जो है B का स्थान ले लेता है, यहाँ पर BaSO4 बन जाता है, ये भी अवक्षेप बन रहा है क्योंकि एरो डाउन का साइन यहाँ पर प्लस 2NaCl बन जाता है, तो दो समूहों का विस्थापन एक साथ हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे दिया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ल प्लस अम्ल क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता है, तो अम्ल HCl क्या अम्ल है, NaOH भस्म है यानी कि क्षार है, ये दोनों क्रिया करता है तो लवण बनाता है, NaCl प्लस H2O बनाता है, NaCl का मतलब नमक होता है, नमक लवण का टाइप होता है, तो NaCl प्लस H2 बनाता है, H2O बनाता है मतलब जल बनाता है। यहाँ पर एक अम्ल यहाँ पर एसिड दिया हुआ है H2SO4 प्लस 2KOH, तो ये भस्म हो गया, क्षार हो गया, दोनों क्रिया करता है तो लवण बना देता है और ये जल बना देता है। K2SO4 लवण हो गया प्लस 2H2O जल हो गया, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ अच्छे से डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग यानी कि निष्कासन मतलब निकाल दिया जाता है,
हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2, O यानी कि ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग यानी कि संयोग मतलब जुड़े, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। C+O2 जोड़ा तो CO2 बन गया, S+O2 बना तो SO2 बन गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक कहलाता है, इसको अवकारक भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। अवकरण, अवकरण अभिक्रिया का होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो या हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे अवकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2+Cl2 यानी कि इसमें उल्टा होता है, अवकरण में H जुड़ता है और O बाहर निकलता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो H और Cl2 जुड़ गया, H2+Cl2 जुड़ गया तो H2HCl बन गया। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ इस टेबल से समझ लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर ऑक्सीकरण दे दिया है और यहाँ पर अवकरण दे दिया है। ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन वियोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है। अवकरक में क्या होता है, अवकरण में क्या होता है, अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब निष्कासित होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब यहाँ पर टेबल से समझा है ना, यहाँ पर ये वाला टेबल से, ये टेबल से समझा है अभी, ये दोनों विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। अब आ गया रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक ही साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, साफ पता नहीं चलेगा, आप सब वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पता चलेगा। यहाँ पर Cu दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है CuO और यहाँ पर Cu दिया हुआ है, यहाँ पर H2 दिया हुआ है और यहाँ पर H2O दिया हुआ है। Cu जो है, Cu में से O को निष्कासित किया गया तो क्या बन गया, Cu सिर्फ बच गया, मतलब O निकल गया, मतलब O का निष्कासन, O बाहर निकल गया, तो ये अवकरण अभिक्रिया हुआ। ये क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हुआ। और यहाँ पर H2 जो है, H2 में O जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, H2 में O जुड़ गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। एक और यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है H2SO, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है H2S दिया हुआ है। H2S में से सिर्फ H को गायब कर दिया गया तो क्या बन गया, S बन गया। H को गायब कर दिया तो S बन गया, तो H का इसमें निष्कासन हुआ है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभी बताएं, H का निष्कासन और O का संयोग हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और H का संयोग और O का निष्कासन हो तो उसको अवकरण बोलते हैं। यहाँ पर Cl2 दिया हुआ है, Cl2 में H जुड़ गया, H का क्या हो गया, H का संयोग हो गया, H जुड़ गया, H का योग हो गया, तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया, ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। तो इसे बना हुआ है टेबल, उसी तरह कॉपी में भी आप लोग नोट्स में भी ऐसे बनाइएगा। आगे दिया हुआ है नोट में भी, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया एक साथ हमेशा साथ साथ होती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा और नोट्स बचा हुआ है, जितना भी नोट्स बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में टोटल इस चैप्टर का खत्म कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।